नमस्कार जोहार। आज हम लोग क्लास 9th भूगोल चैप्टर नंबर 2 का भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखा था भारत के उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो आज चलिए हम लोग देखेंगे उत्तरी विशाल मैदान के बारे में। मैदान हम लोग उस भू आकृति को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्रों से कम ऊंचाई का हो तथा जिसकी सतह समतल तथा ढाल अत्यधिक मंद हो और जिसमें कगार का अभाव पाया जाता हो। कगार मतलब ढाल, उससे हम लोग मैदान कहते हैं। मैदान का निर्माण मुख्य रूप से निक्षेपण, अपर्दन तथा सागर से स्थलखंड के निर्गमन या निमज्जन के कारण होता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के मैदान का एक सामान्य परिचय। उत्तर भारत के मैदान जो भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत प्रमुख भू आकृति। उत्तर भारत के मैदान की स्थिति हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में इसका विकास हुआ है। यह मैदानी क्षेत्र लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूरब 2400 किलोमीटर अर्थात 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है और इसकी समुद्र तल से लगभग ऊंचाई 150 मीटर है। इसका औसत ढाल लगभग 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यह मैदानी भाग भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान के साथ साथ घनी जनसंख्या वाला प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। इस जलोढ़ निक्षेप की औसत गहराई लगभग 450 मीटर है तथा कहीं कहीं इसकी गहराई 3000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। इस मैदान का विस्तार भारत के उत्तर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम तथा पश्चिम बंगाल में है। इस मैदान के निर्माण में गंगा, जमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों तथा इसकी सहायक नदियों जैसे चंबल, केन, बेतवा, सिंध, जमुना नदी की सहायक नदियां हैं तथा शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर इत्यादि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके साथ ही साथ शीशंग, दिहांग, दिबांग, सीकंग, लोहित इत्यादि ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियां हैं और सतलज, ब्यास, रावी इत्यादि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जो उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में काफ़ी योगदान देती है। उत्तरी मैदानी भाग को एक समतल मैदान के रूप में जाना जाता है, किंतु ऐसा नहीं है।
इस विशाल मैदान में भौगोलिक आकृतियाँ अर्थात इसकी रचना करने वाले सामग्रियों के आकारों में भिन्नता पाई जाती है। पर्वत पदीय क्षेत्रों में इसका विकास बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों से हुआ है, जबकि निम्न क्षेत्रों में छोटे छोटे बारीक कणों से बना है। इन्हीं कणों की भिन्नता के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, भावर प्रदेश। इसका विस्तार शिवालिक हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में है तथा पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता नदी तक देखा जा सकता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर के मध्य है तथा इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा लाए गए भारी पत्थर, कंकड़ तथा बजरी से हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र से गुजरने वाली छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं और बड़ी नदियां कई धाराओं में विखंडित हो जाती हैं। इस प्रकार के चट्टानी क्षेत्रों को पंजाब में भावर तथा असम में द्वार कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग दूसरा भाग को देखेंगे। दूसरा भाग में तराई प्रदेश का नाम आता है। तराई प्रदेश का विस्तार भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र का विस्तार 10 से 20 किलोमीटर के मध्य है। भावर में विलुप्त नदियां इस क्षेत्र के कई धाराओं में प्रकट होती है, जो निश्चित वहिकाएं नहीं होती। यह क्षेत्र काफी नम और दलदलीय प्रकार का है, जिसके कारण यहाँ घने जंगल और वन्य जीवों की अधिकता पाई जाती है। इस क्षेत्र में दुधवा, काजीरंगा, मानस इत्यादि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, किंतु वर्तमान समय में यहाँ पाए जाने वाले वनों को काटकर कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया है और शेष भाग को परिवर्तित किया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे भावर तथा तराई प्रदेश में क्या अंतर है। तो अंतर में पहला अंतर में देखेंगे, भावर प्रदेश शिवालिक पर्वत के दक्षिणी गिरिपद में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है, जबकि तराई प्रदेश भावर प्रदेश के दक्षिण में इसके समांतर रूप में फैली हुई है। दूसरा पॉइंट, तराई प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 10 से 20 किलोमीटर के मध्य है, जबकि भावर प्रदेश की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर के मध्य है। तीसरा डिफरेंस, तराई प्रदेश अपेक्षाकृत छोटे कणों वाले जलोढ़ों के निक्षेप से बना है, जबकि भावर प्रदेश का निर्माण बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ तथा बजरी से हुआ है। इसी प्रकार चौथा डिफरेंस, भावर प्रदेश में अधिकांश नदियां विलुप्त हो जाती हैं, जबकि तराई क्षेत्रों में ये नदियां पुनः कई धाराओं में प्रकट होती हैं। नेक्स्ट, पांचवा डिफरेंस, भावर क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि तराई क्षेत्र कृषि के लिए काफी उपयुक्त है। इसके बाद तीसरा भाग देखेंगे, जिसका नाम है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ मृदा तथा उच्च भूमि जहां बाढ़ का जल अब तक नहीं पहुंचता हो को बागर क्षेत्र कहा जाता है तथा पुराने जलोढ़ मृदा को बागर के नाम से जाना जाता है। बागर मृदा को भांगर मृदा भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में
छोटी छोटी संग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। इस प्रदेश के सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा की प्रवृत्ति लवणीय तथा क्षारीय पाई जाती है, जिससे स्थानीय नाम रहे कल्लर धूल से जाना जाता है। अब चौथा भाग, जिससे हम लोग खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं। खादर प्रदेश वह क्षेत्र होता है जो नदियों के दोनों ओर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, जहां तक प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता हो, जिसके कारण इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इस तरह की नवीन जलोढ़ मृदा को खादर या बेट कहा जाता है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, जहां पर सघन कृषि कार्य किया जाता है। अब पुनः हम लोग गौर करेंगे कि बागर प्रदेश और खादर प्रदेश में क्या अंतर है। तो अंतर के तौर पर देखते हुए पहला बिंदु फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, बागर प्रदेश पुराने जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र होता है, जबकि खादर प्रदेश नई जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है, जिसका निर्माण प्रतिवर्ष होता है। दूसरा पॉइंट, खादर प्रदेश नदियों के किनारे तथा निम्न ऊंचाई के होते हैं, जबकि बागर प्रदेश नदियों से दूर तथा ऊंचे होते हैं। तीसरा पॉइंट, खादर प्रदेश की मृदा सर्वाधिक उर्वरक होती है, जबकि बागर प्रदेश की मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। चौथा पॉइंट, बागर प्रदेश में कैल्शियम कार्बोनेट युक्त छोटी छोटी संग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे कंकड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि खादर प्रदेश में इसका अभाव पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, बागर प्रदेश कृषि के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है जितना खादर प्रदेश प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती है। छठा पॉइंट, खादर प्रदेश को पंजाब में वेट कहा जाता है, जबकि बागर को धाया कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पांचवा भाग, डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का ही विस्तार है, जिसका विकास नदियों के मुहाने वाले भाग में होता है। भूमि में ढाल के अभाव में नदियों के प्रवाह धीमी हो जाती है, जिसके कारण नदियों द्वारा लाई गई संपूर्ण अवशेष जलोढ़ को यहाँ जमा कर देती है, जिसके कारण नदियाँ कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे नदी वितरिकाएं कही जाती है। जैसे हुगली नदी या गंगा नदी का एक वितरिका है। डेल्टाई प्रदेश के उच्च भूमि को चार और दलदलीय क्षेत्र को बील के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन। भारत का विशाल उत्तरी मैदान को क्षेत्रीय विविधता तथा ऊंचावच के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिससे हम लोग सुगमतापूर्वक अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान। इस मैदान का विस्तार पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक है। यह मैदान जमुना और रावी नदी के बीच स्थित है। इसका निर्माण सतलज, ब्यास और रावी नदियों के निक्षेप से हुआ है। यह लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह समुद्र तल से औसत ऊंचाई
250 मीटर है। उत्तरी पश्चिमी भाग में यह 300 मीटर तक ऊंचा पाया जाता है। इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ शिवालिक पर्वत से निकलने वाली छोटी नदियों को चोस कहा जाता है। यह मैदान मुख्य रूप से बागर से निर्मित है। हालांकि नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र खादर का पाया जाता है, जिससे यहाँ वेट के नाम से जाना जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, जैसे पंजाब, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। नदियों के बीच की जगह को पंजाब कहा जाता है। विस्ता दोआब ब्यास और सतलज के मध्य एक भूमि है, क्षेत्र है, जिसे विस्ता दोयाब कहा जाता है। बारी दोयाब ब्यास और रावी नदी के बीच की भूमि को बारी दोआब कहा जाता है। रचना दोआब रवि और चेनाब के मध्य एक क्षेत्र पाया जाता है, जिसे रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। चाज दोआब चिनाब और झेलम के मध्य के क्षेत्र को चाज दोआब कहा जाता है। अब दूसरा में देखेंगे हम लोग गंगा का मैदान। गंगा का मैदान पश्चिम में जमुना नदी से पूरब में बांग्लादेश एवं बंगाल की खाड़ी की सीमा तक लगभग 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर अर्थात 1400 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई 300 किलोमीटर, औसत चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। इसकी औसत ढाल पर्वतता 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। यह पश्चिम में ऊंची जैसे सहारनपुर लगभग 276 मीटर ऊंचा भाग है, सर्वाधिक है। रुड़की 274 मीटर तथा पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई कम होते जाती है, जैसे पटना में मात्र 53 मीटर, कोलकाता में मात्र 6 मीटर है। इसकी सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान में भावर, तराई, बागर तथा खादर नदी, तटबंध नदी, विसर्प, गोखुर झील, मृत वहिकाएं, खोल, बील प्रमुख स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इस मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निचली गंगा का मैदान। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे उत्तरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत गंगा जमुना दोआब, रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान को सम्मिलित किया जाता है। इसकी उत्तरी सीमा शिवालिक, दक्षिणी सीमा 135 मीटर समोच्च रेखा, पश्चिमी सीमा जमुना नदी तथा पूर्वी सीमा मध्य गंगा के मैदान द्वारा निर्धारित है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में गंगा, जमुना के अतिरिक्त काली, सारद, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती भी प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में लहरदार रेत के टीले पाए जाते हैं, जिससे हम लोग भूंड कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं।
जिससे हम लोग भूंड कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे मध्य गंगा का मैदान के बारे में। मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत गंगा घाघरा जल विभाजक, सरजूपार मैदान, मिथिला का मैदान आदि आते हैं। इसका विस्तार लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान का ढाल अत्यंत मध्य होने के कारण नदियां अपना मार्ग बदलते रहती है। इस क्षेत्र में नदियां विसर्प, नदी तटबंध, गोखुर झील इत्यादि प्रमुख स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इसके बाद लास्ट में देखते हैं निचली गंगा का मैदान। यह मैदान पश्चिम में पटना, उत्तर में दार्जिलिंग, हिमालय के गिरिपथ तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक लगभग 80,970 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान के पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार तथा पूरब में बांग्लादेश स्थित है। इस मैदान के सबसे निचले हिस्से में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, स्थित है। इस मैदान के पूर्व भाग में तीस्ता, जलदकिया और संकोश नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती है तथा पश्चिम में महानंदा, अजय और दामोदर नदियां प्रवाहित होती है। इसके दक्षिणी पश्चिमी सीमा में कसाई और स्वर्णरेखा नदी प्रमुख है। अब थोड़ा सा हम लोग देखना चाहेंगे सुंदरवन डेल्टा के बारे में। सुंदरवन डेल्टा निचली गंगा के मैदान का सबसे निचली हिस्सा है। यह एक नम और दलदलीय क्षेत्र है जहां सुंदरी नामक वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इस डेल्टाई भाग को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इसी डेल्टा या दलदलीय क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ जैसे विशालकाय जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान का पूर्वी विस्तार है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 56,275 वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान पश्चिम को छोड़कर चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इस ब्रह्मपुत्र के मैदान को 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। इस मैदान का ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। यह मैदान चावल, चाय तथा पटसन के लिए काफी उपयुक्त है। इसी मैदानी में काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख उद्यान स्थित है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के मैदान का क्या महत्व है। यह मैदान विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में से एक है। यहाँ विविध प्रकार के उष्ण तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी भारत के मैदान का महत्व निम्न बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट बिंदु है, इस मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, जूट इत्यादि। यहाँ प्रभावित होने वाली नदियाँ अधिकांश बारहमासी होती हैं, जिसके कारण यहाँ यह क्षेत्र
सालों भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, इस मैदान में भूमिगत जल स्तर ऊपर होने के कारण नहर के अलावे नलकूप, कुआं, पंप सेट आदि का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए आसानी से किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, समतल भूभाग होने के कारण परिवहन और संचार के साधन का नेटवर्क आसानी से बिछाया जा सकता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में इन सुविधाओं का जाल के रूप में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, मैदान का ढाल प्रवणता कम होने के कारण यहाँ प्रभावित होने वाली नदियाँ का उपयोग जल मार्ग यातायात के रूप में लाया जा रहा है, जिसमें हम लोग नौकागम्य अर्थात नाव चलाने का काम करते हैं। इन्हीं नाव के माध्यम से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया जाता है। इससे हम लोग नेशनल वाटरवे भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रूप में नेशनल वाटरवे हुगली से प्रयागराज तक है। नेक्स्ट, इस मैदान का विकास टेथिस सागर में होने के कारण यहाँ पर कुछ स्थानों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं तथा अत्यधिक संभावनाएं भी हैं। जैसे असम का दिग्बोई तेल क्षेत्र, जो भारत में सर्वप्रमुख तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट, सातवां पॉइंट में, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ, जल की उपलब्धता तथा समतल भूभाग होने के कारण इस क्षेत्र में भारत की विशाल जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि खाद्यान्न जैसा मुख्य या मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति आसानी से इस मैदानी क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है। तो जहाँ मानव को आसानी से भोजन मिलता है, वहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। आज के क्लास में इतना ही, पुनः मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।